की इस वीडियो में हम क्लास 12 बीएससी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने नेचर पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसके सिग्निफिकेंस पढ़े, फिर हमने फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा। अब आज की इस वीडियो में हम टेलर के प्रिंसिपल नंबर 1, नंबर 2 हम टेक्निक्स पढ़ेंगे जो टेलर ने यूज करी थी, लास्ट में हम टेलर के प्रिंसिपल्स को डिफरेंशिएट करेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है? देखो पहले के लोग ना कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज नहीं करते थे, ठीक है, वो ना अपने अंदाजे से सारे मैनेजर्स काम करते थे, ठीक है, बट ना टेलर जी कहते हैं कि यार अंदाजे से काम करने से एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, ठीक है, इससे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कभी भी नहीं बढ़ सकती। तो टेलर जी कहते थे कोई भी काम कर रहे हो ना आप, उसमें रूल ऑफ थंब अप्लाई मत करो, मतलब अपने अंदाजे से कोई काम मत करो, उसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। एक छोटे से छोटे काम के लिए भी ना एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो लोग हैं ना वो उसी अप्रोच को यूज करो, उसी मेथड को यूज करो, कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है अर्लियर रूल ऑफ थंब वाज बेस्ड ऑन गेसेस, ठीक है। एवरीवन यूज्ड टू डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपने हिसाब से काम करते थे विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक एनालिसिस, कोई भी साइंटिफिक एनालिसिस नहीं यूज करते थे। बट एफडब्ल्यू टेलर जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, इन्होंने कहा कि ये जो रूल ऑफ थंब है ना इट इज अ वेरी इनएफिशिएंट मेथड, इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी एफिशिएंसी नहीं आ सकती, ठीक है। अब उन्होंने बोला अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो साइंटिफिक अप्रोच का यूज करना तो बनता है, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड क्या कह रहे हैं? देखो टेलर जी कहते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके लिए एक मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड कैसे डेवलप हुआ है? स्टडी एंड एनालिसिस करके। इसमें क्या करना है? सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करना है, उसमें से सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको यूनिफाई करना है और एक स्टैंडर्ड मेथड जो है वो डेवलप करना है जो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा, ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल है, टेलर जी कहते हैं ऐसे नहीं छोटे कामों को ऐसे कर दो अंदाजे से, छोटे से छोटा काम भी ना आप साइंटिफिक अप्रोच यूज करके करेंगे। देखो अगर स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जैसे लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स, इसको भी साइंटिफिकली प्लान और मैनेज करके किया जा सकता है। इसकी वजह से ह्यूमन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ह्यूमन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, टाइम कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, कॉस्ट कमाएगी मतलब एफिशिएंसी हमारी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा हम सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस मेथड्स का यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी सेविंग्स होगी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यार ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इसमें ना टेलर जी बोलते हैं कि मैनेजर जो होता है ना वो एक लिंक क्रिएट करता है वर्कर्स और ओनर के बीच में। अब मैनेजर का काम होता क्या है? वर्कर्स से काम करवाना, ठीक है, वर्कर्स से काम करवाना मैनेजर का काम है। अब यार जब दोनों वर्कर और मैनेजर एक छत के नीचे रोज रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके बीच में कलेश होना बनता है, ठीक है। तो यार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ना तो मैनेजर के लिए फायदेमंद है ना तो वर्कर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो टेलर कहते हैं कि ना कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। ये कैसे हो सकती है? एक मेंटल रेवोल्यूशन लाके। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब दोनों की थिंकिंग को ना ट्रांसफॉर्म कर दो, दोनों के बीच में इतना प्यार होना चाहिए कि वो एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करे, है ना, एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करे। अब जो मैनेजर है ना उसको ज्यादा दादागिरी नहीं दिखानी अपनी, उसको ना वर्कर को इनिशिएटिव देना है, इंसेंटिव देने हैं, उसको बिल्कुल प्यार से रखना है ताकि उसे लगे हाँ यार मैं इस कंपनी के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं भी इस कंपनी के लिए फायदेमंद हूँ, मैं इस कंपनी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेलर के हिसाब से ये भी बोला जा रहा है जो एम्प्लॉयर है वो तब तक प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता जब तक उसके जो एम्प्लॉयज है वो प्रॉस्पेरस ना हो। मतलब भाई अगर आप किसी को काम पे रख रहे हो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा अपनी प्रॉस्पेरिटी से, मतलब उसे नहीं लगेगा यार मेरी ग्रोथ हो ही नहीं रही यहाँ पे, तो वो आपके लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात बोल रखी है। और मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कोई भी गेन कर रही है, तो वो वर्कर के साथ शेयर करे उसे, है ना, क्योंकि वर्कर्स को भी ना फिर मोटिवेशन आएगी, वो आगे भी उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। इस प्रिंसिपल पे क्या बोला जाता है कि एक कंप्लीट कोऑपरेशन होनी चाहिए वर्कर और मैनेजर्स के बीच में,
ठीक है। देयर शुड बी नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के लिए, अच्छी मैनेजमेंट के लिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स के ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को सुने, अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं उनकी बात को सुने, ऐसा नहीं कि यार ये तो मेरे से कम पोस्ट पे, मैं इसकी बात क्या सुनूं, इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम गलत हो गया तो मैनेजर क्या करता है, वर्कर को ब्लेम करता है, वर्कर मैनेजर को ब्लेम करता है। ये वाला एटीट्यूड खत्म करना है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। अब मैनेजर का भी सिर्फ ये रोल नहीं रहा कि भाई ऑर्डर दे दो, मैनेजर को चाहिए कि वो जो है पूरी तरीके से गाइड करे, ट्रेन करे अपने सारे वर्कर्स को, और उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप करे कि वो काम कर सके, और वो खुद भी पूरे दिन काम करे उनके साथ, ठीक है। ऐसा नहीं उनको ऑर्डर दे के छोड़ देना, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलना है, ठीक है। मैनेजर को भी एट द सेम टाइम वर्कर को भी चाहिए कि वो कोई अननेसेसरी डिमांड ना करे या स्ट्राइक पे ना चला जाए, क्योंकि यार अगर मैनेजर उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वर्कर्स को भी इन टर्न जो है बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव अपना करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टेलर के हिसाब से ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैनेजर और वर्कर के बीच में। ऐसा नहीं कि मैनेजर को कम काम मिल रहा है, मैनेजर वर्कर्स पे सारा काम थोप रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रखा है कि ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन मैनेजमेंट को काम करना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है वर्कर के साथ, उनको हेल्प करना है, एंकरेज करना है, और उनके सारे काम को ईजी बनाना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ये इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल। ओके, सो द लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये देखो, ये प्रिंसिपल जो है इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, जो कि स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट वी सिलेक्ट देम, ठीक है। सेकेंडली, हमें ना हर एक वर्कर को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको सेम काम मिल रहा है, जो ज्यादा पोटेंशियल वाला है उसे भी वही काम मिल रहा है, जो कम पोटेंशियल वाला है उसे भी वही काम मिल रहा है। इससे ना जो ज्यादा पोटेंशियल वाला है उसे यार फील होगा मैं तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा, मेरी तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ ही नहीं हो रही, ठीक है। थर्डली, मैनेजर को चाहिए कि वो सारे ही वर्कर्स को ना एफिशिएंसी इंक्रीज करने की ट्रेनिंग दे, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर सारे लोग एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर्स प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे अपनी, एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी, कम कॉस्ट पे एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसकी वजह से प्रोस्पेरिटी आएगी, दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी आएगी और मैनेजमेंट के लिए भी आएगी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट प्रिंसिपल। अब हमारे आते हैं टेलर के टेक्निक। सो अब हमारी आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब ये जो टेक्निक है ना, ये बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने फ्योल का पढ़ा था सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, उसी का एक्सटेंशन है। बट यहाँ पे बात करी गई है शॉप फ्लोर लेवल पे। शॉप फ्लोर लेवल क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, ठीक है। मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जिस जगह पे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कार के पार्ट्स को असेंबल करा जा रहा होगा, उनको रिपेयर करा जा रहा होगा, दैट इज नोन एज शॉप फ्लोर, ठीक है। अब ये बेसिकली ना इस प्रिंसिपल में टेलर ने ना फॉरमैन स्पेशलिस्ट पे ध्यान दिया गया है। मतलब जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशलिस्ट होने चाहिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स होने चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल को हटके मैं बात करूं तो एक ही सुपरवाइजर होता है, वो सारे वर्कर्स को हर एक चीज में हैंडल करता है। बट टेलर कहते हैं कि हर एक बंदा जो है ना, वो हर एक फील्ड के अंदर इतना धुरमखा होता नहीं है कि वो सारी चीजों को हैंडल कर सके। तो हर एक के लिए ना अलग अलग स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो सब चीजों को हैंडल करे। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि एक वर्कर है ना, या बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ना 8 फॉरमैन्स होने चाहिए जो अलग अलग काम को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्लानिंग डिपार्टमेंट और जो प्लानिंग इंचार्ज है और एग्जीक्यूशन इंचार्ज है वो भी अलग करा गया, उनको भी डिफरेंट करा गया। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फॉरमैन्स काम करेंगे, एग्जीक्यूशन के अंदर 4 फॉरमैन्स काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर लेवल बाय पुटिंग अ वर्कर अंडर द 8 स्पेशलिस्ट फॉरमैन। नेक्स्ट आता है, इस टेक्निक में प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से डिफरेंशिएट करा गया है। टेलर ने सजेस्ट करा भाई 4 फॉरमैन्स होने चाहिए प्लानिंग के, 4 फॉरमैन्स होने चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब प्लानिंग के फॉरमैन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये जो होता है ना, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स को। नेक्स्ट आते हैं रूट क्लर्क, ये बेसिकली प्रोडक्शन का रूट बताते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं।
फिर आते हैं डिसिप्लिन वाले जो डिसिप्लिन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर भी आपके 4 होते हैं। सबसे पहला होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है, ये टाइम का और स्पीड का ध्यान रखते हैं कि कोई भी टास्क जो है ना वो टाइमली कंप्लीट हो और वर्कर्स की स्पीड ठीक ठाक हो। नेक्स्ट गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है ना बेसिकली मशीन्स को और टूल्स को ऑर्गेनाइज रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। रिपेयर बॉस जो होते हैं वो सारी अगर मशीन्स में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आती है उसका रिपेयर करने का काम रिपेयर बॉस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है ना बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान देते हैं कि वर्क की क्वालिटी कैसी हो रही है, क्या वो स्टैंडर्ड जो हमने सेट करे थे उसके हिसाब से क्वालिटी वर्कर्स की आ रही है उनकी प्रोडक्शन में या फिर नहीं। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। फैक्ट्री मैनेजर है, इसके अंडर 2 लोग हैं, प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंचार्ज, ठीक है। प्लानिंग के अंडर इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, डिसिप्लिन वाले, ठीक है। एग्जीक्यूशन के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। और इन सब के अंडर वर्कर्स काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल फॉर्मेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक काम को करने का कौन सा ऐसा तरीका ढूंढा जाए जो कि बेस्ट हो। देखो एक काम को ना हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बट हमें एक ऐसा तरीका चूज करना है जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारी कॉस्ट कम आए, ठीक है। सारी एक्टिविटीज जो कि हम रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट से फाइनल प्रोडक्ट जब तक हम डिलीवर करते हैं ना उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना उसके अंदर मेथड स्टडी आती है, ठीक है। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। सो दिस वाज द सेकंड टेक्निक। ओके, सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है मोशन स्टडी। ये टेक्निक बेसिकली मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए है कि जो वर्कर्स है उनकी मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करो, एनालाइज करो कि उनकी कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है। जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करो ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। मान लो एक बर्गर बनाने वाला बंदा है, उसने क्या कर रखा है, ये उसकी पूरी दुकान है, यहाँ पे पैटी है, यहाँ पे मेयोनीज है और यहाँ पे वेजिटेबल्स है। अब जब कस्टमर आगे खड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो पैटी लेने वहां जाएगा बर्गर बनाने के लिए, मेयोनीज लेने वहां, वेजिटेबल्स लेने वहां जाएगा। अब ये चीज एनालाइज करी और सारी चीजों को एक ही जगह पे रख दिया, अब उसका काम बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ मोशन स्टडी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी, जिसके अंदर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एक आइडल टाइम सेट करा जा रहा है कि हाँ अगर ये काम करना है तो इस काम को करने के लिए ये आइडल टाइम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर ही अंदर जो है ना काम करना है। तो इसके लिए ना टाइम मेजरिंग डिवाइसेस भी यूज करे जाते हैं। मान लो एक मैनेजर है, उसने देखा उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब वर्कर्स को वो देखते हैं, जो सबसे एफिशिएंट वर्कर है ना वो एक टायर को लगाने में 5 मिनट ले रहा है। तो अब ना उस मैनेजर ने क्या करा, 5 मिनट ना एक आइडल टाइम सेट कर दिया कि सारे ही वर्कर्स जो है ना 5 मिनट के अंदर टायर लगाएंगे। अब इससे होगा क्या कि जो दूसरे वर्कर्स होंगे ना जो थोड़े कम एफिशिएंट होंगे, उन्हें पता होगा हाँ यार 5 मिनट में हमें ये काम करना है, हमें एक दूसरे से बातें नहीं करनी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम स्टडी। ओके, सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में टेलर ने ऑब्जर्व करा कि वर्कर्स जो है ना अगर कंटिन्यूसली वर्क करते जा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना उनकी जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है वर्क करने की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी इससे कम होगी और वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। तो टेलर ने कहा कि जो काम कर रहे हैं ना वो उस ड्यूरेशन के बीच में ना उनको रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए, ठीक है, ताकि वो जब रेस्ट लेने के बाद काम करे ना वो उसको और अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। अब मान लो अगर आप कंटिन्यूसली 6 घंटे पढ़े जा रहे हो तो आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा थक रहे हो, तो आप पढ़े बैठे तो होगे बट आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा। तो आप ये टेक्निक पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो कि आप ना 2-2 घंटे के इंटरवल बनाओ, ठीक है। 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर आधे घंटे का रेस्ट लो। अब उस आधे घंटे के बाद जब आप काम करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी। एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो फैटिग स्टडी में क्या बोला है, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग द टास्क। क्या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या क्या रेस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल्स की, ठीक है। रेस्ट इंटरवल्स की वजह से वर्कर्स जो है ना वो स्टेमिना गेन करते हैं दोबारा काम करने के लिए, ठीक है। उनकी कैपेसिटी आ जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं फैटिग के, जैसे अगर हम लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और अनसूटेबल वर्क कंडीशंस हो रहा है या बैड वर्किंग कंडीशंस में लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फैटिग अपने आप आ जाता है। और हाँ यार, वर्कर्स की
एटमॉस्फेयर भी अच्छा करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा करना है जिससे उनका ना खुद एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। सो दिस वाज द टेक्निक ऑफ फैटिग स्टडी। सो नेक्स्ट अब हमारे आते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब टेलर जो है ना वो चाहते थे कि वो एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सके। कैसे? देखो टेलर जो है ना बेसिकली उनका मेन गोल था कि वो ना एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड दे, जिससे जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है ना उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ यार हमें भी एफिशिएंट बनना है, ठीक है। इसके लिए ना उन्होंने डिफरेंट वेजेस सिस्टम लेकर आए थे वो, ठीक है, जिन्होंने अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म करा है या बिलो स्टैंडर्ड, दोनों के लिए अलग अलग वेज सिस्टम होगा। मान लो एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट है कि भाई हर एक वर्कर को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक दिन में, ठीक है। अब उन्होंने एक रेट सिस्टम बनाया, 4 रुपए पर यूनिट उनको मिलेगा जो कि 100 से ज्यादा या 100 के इक्वल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और 3 रुपए उनको मिलेगा जो कम कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्कर ए, मान लो वर्कर ए है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने 101 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन सा वेज सिस्टम होगा, यहाँ पे 4 रुपए वाला होगा। 101 के हिसाब से 4 कितने आ गए, 404, ठीक है। तो और दूसरे वर्कर ने करा 99 यूनिट्स। अब 99 मतलब 100 से कम, तो इंटू हम 3 करेंगे, आ जाएगा आपका 297। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये वर्कर बी को मोटिवेट करेगा कि हाँ यार अगले टाइम पे जब मेरे को काम मिलेगा ना तो मुझे भी एफिशिएंट बनना है। तो एक बहुत बेस्ट मेथड था जिससे इनएफिशिएंट वर्कर्स को एफिशिएंसी आगे करने की मोटिवेशन मिली, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना बिजनेस के हर एस्पेक्ट के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना हो या फिर वर्किंग कंडीशंस हो या कोई भी XYZ चीज हो, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। और वो स्टैंडर्ड ना एक बेंचमार्क की तरह होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लोग जो है उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहे, ठीक है। और इससे क्या होगा भाई, सबसे पहले ना कंसिस्टेंसी आएगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पहले अच्छा आता था, अब थोड़ा सा डिग्रेड होता जा रहा है। जैसे पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, पहले के टाइम में चीटोस आता था ना, थोड़े साल पहले वो बहुत ही टेस्टी होता था, बट बीच में बंद हो गया। अब जब आया ना, अब थोड़ा सा उसका टेस्ट मुझे वैसा पर्सनली नहीं लगता। और अब इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होती है, किससे, स्टैंडर्डाइजेशन से। नेक्स्ट आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से क्या होता है, अननेसेसरी वैरायटी जो है ना प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो कम कर दो, ठीक है। मान लो एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसे ऐसा पर्सनली एनालिसिस करके लग गया पता कि यार मेरे ना सिर्फ 20 वैरायटी चल रही है शूज के अंदर और वो 50 बना रहा है, 50 वैरायटी। तो अब वो क्या कर सकता है, उन 30 वैरायटी को ना एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, इन्वेंट्री एंड लेबर कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि अब उनका ध्यान क्या होगा, सिर्फ 20 प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऐसा बनाना है कि भाई सब कहे कि हाँ अच्छा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो अभी हमारा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स का डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले फ्योल ने बात करी है टॉप लेवल के हिसाब से, टेलर ने बात करी है शॉप फ्लोर लेवल के हिसाब से। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मगर टेलर ने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करी है एंड एक्सपेरिमेंटेशन करा है, ठीक है। और इसमें ना इन्होंने ध्यान दिया है कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस है इनका, किनका, फ्योल का, बट टेलर का है प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ानी है। इसके बाद ये जो है ना यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, बट ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रोपोनेंट नहीं है, कौन, टेलर, क्योंकि इन्होंने पहले ही फंक्शनल फोरमैनशिप में बोला है कि 8 फॉरमैन जो होंगे वो वर्कर के ऊपर होंगे और उनको गाइड करेंगे। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है फ्योल के प्रिंसिपल। टेलर के प्रिंसिपल्स जो है स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। इनकी जनरल थ्योरी है, इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रैक्टिशनर और ये साइंटिस्ट। डन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, सारी हेडिंग्स को लिख के करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।